स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे। तो चलो यही प्रॉब्लम हम बुक में देखते हैं। तो चलो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं हम। हेलो सर्कुलर कॉलम। तो पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलर कॉलम का हमने रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकाले थे। वहाँ पर हमने सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकाले थे। अब हम हेलो सर्कुलर कॉलम का किस प्रकार से निकालते हैं ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो सर्कुलर कॉलम हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर, हमें यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर दी है 250 mm एंड इंटरनल डायमीटर 200 mm दी है। कैरीज अ वर्टिकल load of 90 kilonewton at an eccentricity of 75 mm from the geometric center of the column। means कॉलम के सेंटर से, जियोमेट्रिक सेंटर मीन्स कॉलम के सेंटर से 75 mm दूर ये लोड अप्लाई हो रहा है। 90 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है। इसेंट्रिसिटी दी है 75 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉलम। और हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम 8 मार्क्स के लिए आता है। जब भी हेलो सर्कुलर सेक्शन होता है ना, हेलो सर्कुलर सेक्शन या फिर हेलो रेक्टेंगुलर, हेलो स्क्वायर होगा, तो वो सभी टाइप के फॉर्मूले ज़्यादातर 8 मार्क्स के लिए आते हैं। तो चलो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, सिर्फ हमें सेक्शन मॉड्यूलस निकालते समय हमें थोड़ी सी या फिर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही पार्ट है ज़्यादा इसमें, और कुछ बात नहीं है। तो चलो, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायग्राम निकालनी आनी चाहिए। हमें एक्सटर्नल डायमीटर दी है 250 mm। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 250 mm होगा। और हमें इंटरनल डायमीटर दी है हमें 200 mm। मीन्स सेंटर से यहाँ तक 200 होगा। समझ में आ गया। उसके बाद हमें लोड दिया है 90 किलोन्यूटन और इसेंट्रिसिटी दी है 75 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा सेंटर होता है कॉलम का, और कॉलम के सेंटर से 75 mm तक पर लोड अप्लाई हुआ है 90 किलोन्यूटन। समझ में आ गया। तो ये हो चुकी डायग्राम। एग्जाम में डायग्राम निकालने के बाद डायग्राम में सब कुछ मेंशन करना। जो भी ग्रेटर डायमीटर होता है या फिर एक्सटर्नल डायमीटर होता है उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी इंटरनल डायमीटर होती है उसे हम यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल होती है वो हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल डायमीटर हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो, जब आप एग्जाम में इस प्रकार की सेम डायग्राम निकालोगे ना, इस प्रकार की सेम डायग्राम निकालोगे तो उसके नीचे कुछ लाइन छोड़ देना एक्स्ट्रा, क्योंकि जब हम इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, जब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं सिग्मा, तो उसके बाद हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालनी पड़ती है। तो ये डायग्राम निकालने के लिए जब आप ये डायग्राम निकालते हो तो उसके नीचे 5-6 लाइंस छोड़ देना ये डायग्राम निकालने के लिए, और उसी के नीचे आप गिवन डाटा या फिर एक प्रॉब्लम के जो भी आंसर होता है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चाहे आप गिवन डाटा सबसे पहले भी लिख सकते हो, उसके बाद एक डायग्राम निकाल सकते हो, उसके बाद इस डायग्राम के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और उसके बाद आप इस प्रकार से या आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप सबसे फर्स्ट ये डायग्राम निकालकर थोड़ी सी जगह इस डायग्राम के लिए छोड़ देना, और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर गिवन डाटा हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कैपिटल डी मीन्स हमने यहाँ पर मेंशन किया है एक्सटर्नल डायमीटर, जो कि हमें दी है 250 mm। यहाँ पर दी है 250 mm एक्सटर्नल डायमीटर। उसके बाद इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी 200 mm। तो यहाँ पर हमें इंटरनल डायमीटर दी है 200 mm। उसके बाद हमें लोड दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोड 90 किलोन्यूटन। तो किलोन्यूटन का हमने न्यूटन में कन्वर्जन किया, तो 90 × 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद हमें इसेंट्रिसिटी दी है 75 mm। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी 75 mm। तो यहाँ पर गिवन डाटा कंप्लीट हो चुका है, और हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम।
सो यहाँ पर टू फाइंड सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। समझ में आ गया आपको? तो सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें सिग्मा नॉट एंड सिग्मा बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, और सिग्मा बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें उसमें जेड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया निकाला है, उसके बाद सेक्शन मॉडुलस निकाला है। तो हम भी सेम इसी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज होता है कि सबसे पहले क्या निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले सिग्मा नॉट निकाल सकते हो, उसमें पी अपॉन ए लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर एरिया निकालना है, तो उसके बाद आप एरिया निकाल सकते हो इस प्रकार से, और उसके बाद आप एरिया एंड पी इस फॉर्मूले में पुटअप करके सबसे पहले आप सिग्मा नॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हो, और उसके बाद सिग्मा बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। आपने अगर मेरे सभी लेक्चर अटेंड किए तो आपको इस प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देते हो। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इजी है। ऑल ओवर फर्स्ट चैप्टर में हमको सिर्फ सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, सिर्फ यही वैल्यू हमें निकालनी है। समझ में आ गया? सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी और सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। तो सिग्मा नॉट मीन्स पी अपॉन ए होता है, और सिग्मा बी मीन्स एम अपॉन जेड होता है। एम मीन्स क्या होती है? मोमेंट होती है, और जेड मीन्स क्या होता है? आई अपॉन वाई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई होता है। समझ में आ गया? तो चलो अब हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया हमें कैसा निकालना है? ये देखो, यहाँ पर जो भी मैं डार्क करता हूँ, हमें सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है। ये देखो, समझ में आ गया आपको? तो हम क्या करते हैं, आउटर डायमीटर से इनर, ये देखो सबसे पहले हम आउटर एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम उसमें इनर एरिया माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो π/4 डी स्क्वेयर, यहाँ पर कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पर देखो ये वाला एरिया मिल जाता है, इतना जो भी एरिया है ना, ये एरिया हमें मिल जाता है थ्रू आउट पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एरिया हमें मिल जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो π/4 इंटू कैपिटल डी कितना है 250 mm, तो यहाँ पर 250 स्क्वेयर माइनस इनर डाय कितना है 200 स्क्वेयर। तो इसका आंसर आता है 17671.46 mm स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पर एरिया मिल चुका है। अब हम सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आई अपॉन वाई। आई मीन्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सर्कुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है π/64 इंटू d⁴। तो यहाँ पर हेलो सर्कुलर सेक्शन दिया है, तो हम यहाँ पर π/64 इन ब्रैकेट कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ करते हैं, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ये सब कुछ हमने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में हमने डिस्कस किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से निकालते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है हेलो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो डिवाइडेड बाय वाई मीन्स क्या होता है? सीजी से आउटर सरफेस तक डिस्टेंस होता है, जो कि d/2। देखो यहाँ पर स्मॉल मत लेना, कैपिटल d/2 लेना। आउटर सरफेस मीन्स यहाँ पर आउटर सरफेस कितनी है 250 है, तो यहाँ पर d/2 कैपिटल डी आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में जिस प्रकार से इस फॉर्मूले को रिड्यूस किया था, सेम हम प्रोसीजर इसी भी लेक्चर में वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से हम 64 को डिवाइड करते हैं तो 32 आ जाता है आंसर। तो यहाँ पर π/32 रह जाता है, और उसके बाद d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाय d एज इट इज। तो हम इसी फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इस फॉर्मूले को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो चलो π/32 यहाँ पर कैपिटल D, तो यहाँ पर 250⁴ माइनस 200⁴ डिवाइडेड बाय 250। तो इन सभी का कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आता है 9056
62.26 mm/3। तो सेक्शन मॉडुलस का यूनिट होता है mm/3। तो यहाँ पर हमें जेड की भी वैल्यू मिल चुकी है, एरिया भी हमने फाइंड आउट किया है। तो अब हम सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा नॉट का फॉर्मूला होता है P अपॉन ए। P मीन्स क्या होता है, लोड होता है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी न्यूटन में कन्वर्जन करके रखा है। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू लेते हैं 90 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि हमने यहाँ पर एरिया निकाला था वही हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है सिग्मा नॉट का 5.1 Nm/mm², प्लस आ चुका है इसलिए कॉम्प्रेसिव। उसके बाद अब हम सिग्मा बी की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा बी का फॉर्मूला होता है m अपॉन जेड। तो m मीन्स मूवमेंट होती है, मूवमेंट p × e। तो ये मूवमेंट हम किस प्रकार से एक्ट होती है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर p × e, तो p कितना है, p मीन्स लोड होता है 90 × 10⁻³ इंटू e मीन्स इसेंट्रिसिटी, जो कि हमें यहाँ पर दी है 75 mm। तो यहाँ पर 75 mm। उसके बाद z मीन्स सेक्शन मॉडुलस होता है, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, वही वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं। तो इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 7.45 Nm/mm²। तो ये भी प्लस आ चुका है इसलिए ये भी कॉम्प्रेसिव है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू कम है सिग्मा बी से, तो सिग्मा मिनिमम टेंसाइल आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब हम देखते हैं सिग्मा मैक्स की वैल्यू अब हम निकालते हैं। तो सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, तो इज इक्वल टू 5.1 प्लस 7.45। तो यहाँ पर 12.55 Nm/mm², प्लस आ चुका है इसलिए कॉम्प्रेसिव। अब हम सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा मिनिमम का फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। तो 5.1 माइनस 7.44 इज इक्वल टू माइनस 2.35 Nm/mm²। तो माइनस आ चुका है इसलिए टेंसाइल। समझ में आ गया। तो अब मैंने कहा था ना पहले ही, इस डायग्राम के नीचे 5-6 लाइन छोड़ देना एग्जाम में, क्योंकि उसके नीचे हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना पड़ता है। तो उसके नीचे अब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालते हैं। ये देखो यहाँ पर सेंटर है कॉलम का, ये आउटर सरफेस इस प्रकार से नीचे ड्रॉ कर देने का, थिन लाइन से, इनविजिबल लाइन से ड्रॉ कर देना, इस प्रकार से इनविजिबल लाइन से। उसके बाद एक बेस लाइन ड्रॉ कर देना। बेस लाइन के नीचे कॉम्प्रेशन होता है और ऊपर टेंशन होता है। और सिग्मा मैक्स कहाँ पर होता है, जहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है, जिस साइड पर लोड अप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इस साइड पर सिग्मा मैक्स होता है। समझ में आ गया। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 12.55। तो यहाँ पर 12.55 आप मेंशन कर सकते हो, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा मिनिमम, जहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट साइड में सिग्मा मिनिमम होता है, जो कि माइनस आ चुका है इसलिए बेस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं कहीं पर पॉइंट लगा देता हूँ। उसके बाद ये 2 पॉइंट इस प्रकार से जोड़ लेना। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकल चुकी है। समझ में आ गया। जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट ए डायमेंशन लेके 12.55 और 2.35 इस प्रकार से ग्राफ पेपर में अगर आप स्केल को स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालते हो और उसी के ऊपर एक कॉलम की साइज निकालते हो ना एज पर द स्केल, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 0 से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ना कॉलम को ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड में कॉम्प्रेशन डेवलप हो रहा है और इस साइड में टेंशन डेवलप हो रहा है इस साइड में। समझ में आ गया। तो यही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का इस्तेमाल होता है कि कहाँ पर कॉम्प्रेशन है, कहाँ पर टेंशन है और साइन कहाँ पर चेंज कर रही है। समझ में आ गया। तो यही इस्तेमाल होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का। जब आप डिग्री या फिर बी को एडमिशन लोगे ना, तो वहाँ पर आपको सब कुछ ये चीज़ें कवर हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक मैंने इतना समझा दिया है आपको, उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है 5.1 और सिग्मा बी की वैल्यू 7.47 आ चुकी है। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू सिग्मा बी से भी कम है, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा मिनिमम की वैल्यू टेंसाइल आ चुकी है। अगर हमें ये टेंसाइल नहीं लाना पड़ेगा, अगर हमें लाना नहीं है तो हम क्या कर सकते, कौन सी कंडीशन में नहीं आता टेंसाइल, जब सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी होगा तो उस केस में टेंसाइल नहीं आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम को मत लेना, एक्सटर्नल पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कॉम्प्रेशन आना चाहिए, ये टेंसाइल मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी होना चाहिए, तभी ये 0 आ जाएगा। 0 समझ में आ गया। 0 मीन्स वहाँ पर टेंशन भी नहीं है और कॉम्प्रेशन भी नहीं है। तो ये केस चाहिए मुझे, तभी सिग्मा मिनिमम जो है वो कॉम्प्रेसिव आ जाता है। अगर सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी होगा तभी कॉम्प्रेशन आ जाती है। मैंने यही कंडीशन ऑलरेडी बताया है, जब प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले भी मैंने ये बताया है, फिर भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है क्योंकि इसी के ऊपर अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 14 में प्रॉब्लम नंबर 10 वही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 10 लेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हमने बुक में डिस्कस किया था ना, 7 के बाद 8, 9 बोथ एग्जाम्पल आर सेम, इसी टाइप के एग्जाम्पल है जितने मैंने अभी तक लिए थे ना, तो उसी में से एक टाइप के एग्जाम्पल होंगे। तो चलो अब हम 12 नंबर का एग्जाम्पल जो भी है वो डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैं एग्जाम्पल अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।